हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सीलेंट वॉरियर। फ्रेंड्स, अभी हमारा जो घटना चक्र का सीरीज चल रहा है उसमें हम एज ऑफ ड्राइडन को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, कौन सा? एज ऑफ ड्राइडन। और आज हम शुरू करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन से। कहाँ से? 9th नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। एन एलेगोरी इज अ सीरीज ऑफ मेटाफर्स और सिम्बल्स कंटिन्यूड थ्रू आउट एन इंटायर स्टोरी। अब ये एलेगोरी के बारे में बता रहा है कि एलेगोरी क्या है? सीरीज ऑफ मेटाफर्स की सीरीज़ है या फिर सिम्बल्स की सीरीज़ है। वो कंटिन्यू पूरे इंटायर स्टोरी में इंटायर स्टोरी सो एज रिप्रेजेंट डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ फैक्ट एंड अनदर सीरीज दैट इज एनालॉगस इट इन इट्स मेन फीचर्स। यानी अब इसमें बताया गया है कि एलेगोरी जो होती है वो क्या है। एलेगोरी जो होती है वो एक सिंबल्स होता है, मेटाफर्स होता है या फिर सिंबल्स होता है, उसकी एक सीरीज होती है जो कि पूरा जो वर्क होता है, स्टोरी होता है, उसमें रिप्रेजेंट करती, डिस्क्राइब करती है फैक्ट्स को। ठीक है, तो ये मेन फीचर होता है किसका? एलेगोरी का। और अब आगे क्या पूछ रहा है तो आगे देखते हैं। आगे ये नेस्फील्ड से लिया गया है। तो अब इसमें बोला है फॉलोइंग दिस, ये जो बोला गया है विच ऑफ द बुक मेंशन्ड बिलो। अब इसमें जो अभी बताया गया है क्वालिटी कि एलेगोरी जो होती है वो एक सीरीज ऑफ मेटाफर्स होती है या सिंबल्स होती है। यानी वो मेटाफर के थ्रू चलती है, मेटाफर की तरह पूरी स्टोरी होती है, उस पर बेस होती है, या फिर वो सिंबल्स के उस पर बेस होती है। ठीक है, वो एलेगोरी जो होती है वो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बुक है जो कि इसको फॉलो कर रहा है एलेगोरी को। ठीक है, तो इसमें जो फॉलो कर रहा है एलेगोरी के थीम को वो कर रहा है पिलग्रिम प्रोग्रेस। पिलग्रिम प्रोग्रेस किसका वर्क है? तो ये है आपका जॉन बनियन का। किसका है? जॉन बनियन का। जॉन बनियन कौन है भाई? जॉन बनियन वही है जो कि जिनको कि जेल में बंद कर दिया गया था। उसी टाइम पे ये पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखते हैं और ये चाहते हैं कि इस वर्क को जो है कोई पब्लिश ना करे। ये अपने वर्क को पब्लिश नहीं करवाना चाहते थे और ये अपने डेस्क में छुपा के रखते थे। लेकिन पिलग्रिम प्रोग्रेस को पब्लिश कर दिया जाता है 1678 में पब्लिश कर दिया जाता है पिलग्रिम प्रोग्रेस को। ये एक एलेगोरी है। एलेगोरी क्या होती है? एलेगोरी वो होती है जिसमें कि एक डायरेक्टिक बातों को या फिर मोरल बातों को सिखाया बताया जाता है। ठीक है, और इसमें कैरेक्टर जो है एनिमल्स भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं, या फिर फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, इमेजिनेटिव जो कैरेक्टर हैं वो होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ऑप्शन जो दिया है नेक्स्ट भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन इसमें है क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। तो क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट जो है ये भी एक वर्क है आपका, एक एरिस राइटर का वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुलिवर्स ट्रेवल। तो गुलिवर्स ट्रेवल क्या है? ये भी एक जोनाथन स्विफ्ट का। जोनाथन स्विफ्ट कौन है? जोनाथन स्विफ्ट का है। जोनाथन स्विफ्ट कौन है भाई? जोनाथन स्विफ्ट जो है आपके ये जो जोनाथन स्विफ्ट हैं ये भी जो कि जोनाथन स्विफ्ट वो हैं जो कि आपके वो लिखते हैं, बैटल ऑफ बुक लिखे हैं, टेल ऑफ टब लिखे हैं। ठीक है, ऐसा वर्क, ये बहुत बड़े क्रिटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा सेटायर करते हैं लोगों के ऊपर। ठीक है, और ये गुलिवर्स ट्रेवल में भी ये एक क्या किए हैं? सेटायर ही किए हैं। गुलिवर्स ट्रेवल भी एक इनका प्रोज सेटायर ही है जो कि 1726 में पब्लिश करते हैं। कब करते हैं? 1726 में। कब करते हैं फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा, 1726 में करते हैं। ये भी एक प्रोज सेटायर होता है। क्या होता है? प्रोज सेटायर। और इसको जो है 4 पार्ट्स में, ये जो स्टोरी है पूरी 4 पार्ट्स में होती है। ठीक है, और अगला चलते हैं, कौन सा है? रॉबिन्सन क्रूसो। तो रॉबिन्सन क्रूसो क्या है? तो रॉबिन्सन क्रूसो भी एक नॉवेल है। ये भी आपका एक रॉबिन्सन क्रूसो भी एक आपका नॉवेल है जो कि एक डायडेक्टिक फॉर्म में होता है। डायडेक्टिक फॉर्म क्या होता है? वही जिसमें कि कुछ चीज़ों को हमको शिक्षा दी जाए, कोई चीज़ें। डायडेक्टिक मतलब यही होता है कि शिक्षा देने वाली चीज़ें। ठीक है, तो जो ये होता है ये एपिस्टोलरी कन्फेशन होता है। एपिस्टोलरी क्या होता है? एपिस्टोलरी वो होता है जिसमें कि कोई ऐसे हो या फिर कोई डायरी हो, वो आदमी कोई है कि जो कि डायरी लिखता जा रहा है, उसको एक फॉर्म में पब्लिश कर दिया गया है, बुक के फॉर्म में। या फिर कोई ऐसे हो वो पब्लिश कर रहा है 5-6 पार्ट में या 10-12 पार्ट में पब्लिश किया, जितना बड़ा हो सके पब्लिश किया ऐसे के फॉर्म में, और उसको कंपाइल करके एक मेन जो वर्क है, बुक है, उसमें पब्लिश कर दिया गया। इसी को बोलते हैं एपिस्टोलरी। ठीक है, और ये आया कब था? तो ये आया था आपका 1719 में, और ये लिखा गया है आपका डेनियल डिफो के द्वारा। किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा, कभी भी पूछ सकता है किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया आपका डेनियल डिफो के द्वारा। डेनियल डिफो कौन है? तो डेनियल डिफो यही है जो कि रॉबिन्सन क्रूसो को लिखे हैं। ठीक है, तो आगे चले।
ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जॉन बनियन का है, ये भी एक इंग्लिश राइटर का है। गुलिवर्स ट्रेवल जोनाथन स्विफ्ट का है। रॉबिन्सन क्रूसो डेनियल डिफो का है। नेक्स्ट चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो, देखिए आ गया। रॉबिन्सन क्रूसो वर्क पूछ रहा है, ये इसके ऑथर कौन है? अभी आपको बताए थे, ध्यान दीजिएगा। ये है आपका डेनियल डिफो का। और रॉबिन्सन क्रूसो किसका है? आपका डेनियल डिफो का। और ये पब्लिश कब होता है? तो ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि पब्लिश कब होता है। अभी हम आपको बताए हैं, तो आप लेक्चर देखिएगा, उसके बाद वापस जा कर के आप एक बार इसको कमेंट करिएगा कि ये जो है आपका रॉबिन्सन क्रूसो ये कब पब्लिश हुआ था। और ये रॉबिन्सन क्रूसो जो है आपका रॉबिन्सन क्रूसो जो है इपिस्टोलरी वर्क है, ठीक है, डायडिक्टिक फॉर्म में होता है। और ये जो है 28 ईयर्स का एक आयरलैंड का कहानी है। 28 साल का जो आयरलैंड में एक आदमी फंसा रहता है, आयरलैंड में वो फंस जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता है और 28 साल तक वहीं पे रहता है। वहीं पे बाइबल पढ़ना भी शुरू कर देता है, खुद को दोष देता है कि हम एकदम धार्मिक चीज़ों से एकदम दूर हो गए हैं। तब वो क्या करता है, अपना जो एक एक दिन है, एक एक दिन को काउंट करते जाता है और एक डायरी पे लिखता रहता है। और क्या पढ़ता है? बाइबल पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है। उसी टाइम पे इस बुक को भी, रॉबिन्सन क्रूसो को भी लिखता है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में लिखता है? तो ये ऐसे के फॉर्म में, जैसे डायरी होता है ना, डेली की चीज़ों को लिखना डायरी होता है। तो डायरी में हम एक एक चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है, एक एक चीज़ों को लिखते हैं और फिर जा कर के बाद में बुक के फॉर्म में पब्लिश करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इपिस्टोलरी बोलते हैं, इपिस्टोलरी नॉवेल। और ये डायडिक्टिक है, ये कन्फेशनल है, मतलब कन्फेस किया है आदमी कि हम उतने दिन वहाँ पे गुजारे हैं। कहाँ पे? आयरलैंड पे। अदर ऑप्शन क्या है इसमें फ्रेंड्स? तो अदर ऑप्शन आपका, अदर ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं, ठीक है। अदर ऑप्शन भी आपका देख लेते हैं। हेनरी फील्ड, सैमुअल रिचर्डसन। कौन कौन है? हेनरी फील्ड, सैमुअल रिचर्डसन। तो इनको क्या बोला जाता है? आपका फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल इनको, ठीक है। ज़्यादा हम लिख नहीं पाएंगे फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा समझ के चलिएगा। बाकी हम आपको इतना बता देंगे बार बार कि आपको याद हो जाएगा। फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल इनको बोला गया है और इनको भी बोला गया है, दोनों लोगों को बोला गया है। और इनको जो बोला गया है, इनको बोले हैं आपके वाल्टर स्कॉट। कौन बोले हैं? वाल्टर स्कॉट। इनका ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा। हेनरी फील्डिंग, ये नॉवेल के फादर बोले जाते हैं। हेनरी फील्डिंग को नॉवेल का फादर बोला जाता है। सैमुअल रिचर्डसन को भी बोला जाता है, लेकिन ये सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो बोला जाता है ये हेनरी फील्डिंग को बोला जाता है और वाल्टर स्कॉट के द्वारा बोला गया है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन और टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस ईस्टन, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस ईस्टन, इन लोगों को क्या बोला जाता है? इन सभी लोगों को, 4 लोगों को क्या बोला जाता है? फोर व्हील ऑफ नॉवेल। इन चारों लोगों को, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन और टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस ईस्टन, ये 4 लोगों को क्या बोला जाता है? और ये नॉवेल का 4 व्हील बोला जाता है, ठीक है, नॉवेल का 4 व्हील। और इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसका आंसर तो आपका यही था, डेनियल डिफो। और ये सारी चीज़ें भी आप समझ लिए। 4 व्हील ऑफ नॉवेल, डेनियल डिफो, सॉरी फ्रेंड्स, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, टोबियस स्मॉलेट, लॉरेंस ईस्टन, ये 4 व्हील ऑफ नॉवेल हैं, ठीक है। और ये गाल्सवर्दी जो हैं आपके, ये भी एक वो होते हैं, क्या बोलते हैं, ऑथर होते हैं जो कि प्लेस लिखते हैं, ड्रामा लिखते हैं, मॉडर्न एज के होते हैं, ठीक है। जॉन गाल्सवर्दी, और इनके पिता का भी नाम जॉन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 11वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड टू द ब्रिटिश सोवरेन। अब इसमें बोल रहा है कि कौन से ऑथर हैं जो कि ऑफिशियल पोएट लॉरिएट बनाए गए थे। तो वो हैं आपके जॉन ड्राइडन जो है, इनको चार्ल्स जो है, ये जब रेस्टोरेशन होता है 1660 में, जब रेस्टोरेशन होता है उसी टाइम पे ये क्या होते हैं, जॉन ड्राइडन, ये अपना सोचते हैं कि थिएटर पे जो है, जब थिएटर ओपन होता है वहाँ पे अपना दबदबा बना लेते हैं। क्या बोलते हैं? इनके शरण में आते हैं, किसके? चार्ल्स सेकंड के। जब चार्ल्स सेकंड की चापलूसी करने लगते हैं तो चार्ल्स सेकंड इनको क्या बना देते हैं? पोएट लॉरिएट बना देते हैं, पोएट लॉरिएट। और कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं इनको 1668 में, 8 साल बाद, थिएटर ओपन होने के पुनः 8 साल बाद इनको क्या बना देते हैं? पोएट लॉरिएट ऑफिशियली बना देते हैं। अनऑफिशियली कौन होता है पहले पोएट लॉरिएट? तो ये होते हैं बेन जॉनसन। उसके बाद किसको बना दिया जाता है?
इनको बना दिया जाता है। किसको? जॉन ड्राइडन को बना दिया जाता है। जॉन ड्राइडन को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि भाई इस टाइम पे रिप्रेजेंट यही कर रहे थे थिएटर्स को। मेन जो लीडर ऑथर थे अफ्रा बेन थे और जॉन ड्राइडन थे, यही दो लोग इसमें बचे रहते हैं, जिस वजह से इनको कि जॉन ड्राइडन जो है बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार कि अदर ऑप्शन क्या बोल रहा है इसमें। तो अदर ऑप्शन जो आपको बोल रहा है, ड्राइडन हो गए हैं आपके। ड्राइडन क्या है? 1668 में बने थे, चार्ल्स सेकंड के द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि उसी टाइम पे उन्हीं का रूल चला था। ये अनऑफिशियल थे। अब रॉबर्ट साउदे और वर्ड्सवर्थ के बारे में भी एक आप फैक्ट जान लीजिएगा कि रॉबर्ट साउदे जो है अपना पोएट लॉरेटशिप कब छोड़ते हैं? तो ये छोड़ते हैं आपका 1843 में अपना पोएट लॉरेटशिप किसको देते हैं? वर्ड्सवर्थ को देते हैं। फिर वर्ड्सवर्थ जो है 1850 तक लेके चलते हैं पोएट लॉरेटशिप। उसके बाद इनसे किसको दिया जाता है? इनके बाद ये किसको दिया जाता है? इनके बाद दिया जाता है आपका टेनिसन को। किसको दिया जाता है? टेनिसन को। ये कब आते हैं? ये 1843 में छोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन आते हैं? वर्ड्सवर्थ आते हैं। ये कब तक रहते हैं? ये 50 तक रहते हैं। 50 में कौन आता है? तो 50 में आपके आते हैं टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो टेनिसन कब आते हैं? 50 में आते हैं। कब तक रहते हैं? 1892 तक। और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या होता है? 1809 में पैदा होते हैं और 92 तक ये पोएट लॉरिएट रहते हैं। यानी 50 से लेकर 92 तक टेनिसन जो है पोएट लॉरिएट रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा है, मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा पोएट लॉरिएटशिप किसका रहा है? टेनिसन का रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए यहाँ पे दिया है ना, एक बार आप देख लीजिएगा, पूरा नहीं बता पाएंगे आपको। ड्राइडन एज अ क्रिटिक वॉज। ड्राइडन एक क्रिटिक हैं और कैसे हैं क्रिटिक? कैसे थे? तो ड्राइडन जो थे वो रेशनल फॉलोअर थे। किसके? क्रिटिकल थ्योरीज ऑफ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का जो थ्योरी था ना, क्रिटिकल थ्योरीज था, उसका एक रेशनल फॉलोअर थे। रेशनल मतलब क्या होता है? रेशनल वो होता है जो सच्चा होते हैं, यानी जो चीज़ें तर्क संगत होती हैं, जो चीज़ें सही होती हैं, फैक्चुअल, उसी को बोलते फॉलो कर देते हैं। किसके? अरिस्टोटल के। ऐसा नहीं है कि अरिस्टोटल को आंख बंद किए और फॉलो करना शुरू कर दिए। जैसे कि अरिस्टोटल का एक वो क्या है फैक्ट, क्या बोले हैं? प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। क्या बोले हैं? प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। लेकिन ड्राइडन क्या बोलते हैं कि नहीं भाई, प्लॉट जो है ट्रेजेडी का सोल नहीं होता है। प्लॉट के बजाय जो आपका जो डिक्शन होता है, देखिए यहाँ पे बोले हैं प्लॉट के बजाय अरिस्टोटल को अपोज करते हैं, विरोध करते हैं उनका, कि जो प्लॉट होता है उसके अलावा भी जो डिक्शन होता है, थॉट होता है, ये मैटर करता है। क्या मैटर करता है? डिक्शन और थॉट भी आपका मैटर करता है कि ट्रेजेडी में कैसे किया गया है। तो इसको अपोज करते हैं। और क्या होता है कि कुछ जगह पर इनको फॉलो भी करते हैं। जॉन ड्राइडन है, कुछ जगह पे इनको फॉलो भी करते हैं अरिस्टोटल को, कुछ जगह पे इनको अपोज भी करते हैं। ये रेशनल फॉलोअर होते हैं। रेशनल मतलब तर्क संगत, जो सही इनको लगेगा उसको सही बोलेंगे, जो गलत लगेगा उसको गलत। ऐसा नहीं है कि अंधा भक्ति करें। नेक्स्ट चलते हैं। हु सेट द स्टाइल फॉर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। मॉडर्न इंग्लिश प्रोज का जो है प्रोज का जो स्टाइल है वो किसने सेट किया था? तो वो सेट किए थे आपके जॉन ड्राइडन। कौन किए थे? आपके जॉन ड्राइडन। ठीक है, ड्राइडन जो है वो किए थे। स्विफ्ट कौन है? जोनाथन स्विफ्ट। तो जोनाथन स्विफ्ट वो हैं जो कि बैटल ऑफ बुक लिखे हैं, टेल ऑफ द टब लिखे हैं। अभी एक वो था वर्क था गुलिवर्स ट्रेवल। क्या था फ्रेंड्स? गुलिवर्स ट्रेवल। वो भी कौन लिखे हैं? वो भी जोनाथन स्विफ्ट लिखे हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़े सेटारिस्ट होते हैं जोनाथन स्विफ्ट। ये हमेशा सबको सेटायर ही करते थे। ये सारा वर्क इनका सेटायर ही है। गुलिवर्स ट्रेवल हो गया, बैटल ऑफ द बुक हो गया। बैटल ऑफ द बुक में तो इन्हीं को सेटायर किए हैं। किसको? ड्राइडन को। टेल ऑफ द टब इसमें भी सेटायर किए हैं। ठीक है, लैम्ब कौन है? तो लैम्ब वो हैं भाई प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, इनको बोला जाता है लैम्ब को। और जो लैम्ब होते हैं वो शेक्सपियर के टेल्स को लिखे हैं, ड्रीम चिल्ड्रन को लिखे हैं। ठीक है, और चौसर कौन है? तो चौसर वो हैं भाई जो कैंटरबरी टेल्स को लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं? कैंटरबरी टेल्स लिखे हैं। हीरोइक कपलेट को इन्वेंशन करते हैं, राइम रॉयल को इन्वेंशन करते हैं। कौन? चौसर। तो इतना हो गया आज का मतलब जॉन ड्राइडन का इतना एज ऑफ ड्राइडन जो है ख़त्म हो गया आपका। और अगला हम लेके चलते हैं, आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। एज ऑफ पोप है। क्या है फ्रेंड्स? एज ऑफ पोप। तो एज ऑफ पोप क्या है? तो एज ऑफ पोप आपका शुरू कब से कब तक होता है? तो एज ऑफ पोप जो है आपका 1850 से शुरू होता है। 1850 से ये कब तक होता है?
इसको 1898 तक ही बोला जाता है, 1898 तक बोला जाता है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, एक इसमें मिस्टेक हो गया है, ये आपका 18 से नहीं 17 से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद तो हमारा वर्ड्सवर्थ का टाइम आएगा ना, तो ये जो है हमारा 1750 से 1750 से लेकर के 1798 तक क्यों रहता है? क्योंकि 98 में ये लिरिकल बैलेड पब्लिश होता है। 98 में जो है हमारा लिरिकल बैलेड आता है, लिरिकल बैलेड, ठीक है। 98 में हमारा जो है लिरिकल बैलेड आता है, उसी टाइम पर इसका अंत होता है। किसका? एज ऑफ पोप का। पोप का एज कब तक होता है? जब तक लिरिकल बैलेड पब्लिश नहीं होता है। यहीं से आपका रोमांटिक एज शुरू होता है। और इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे, इसको 18 बोल रहे थे, तब तक हमको याद आया रैंडम कि नहीं 98 का मतलब ये यहाँ पे जो है वर्ड्सवर्थ का जब तक लिरिकल बैलेड पब्लिश नहीं होता है तब तक ये चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है फ्रेंच राइटर हु इन्फ्लुएंस्ड फ्रांसिस बेकन। अब इसमें पूछ रहा है कि फ्रेंच राइटर एक ठो है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? फ्रांसिस बेकन को। तो वो कौन से राइटर होते हैं? तो वो होते हैं आपके मोंटेग्ने। मोंटेग्ने जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं फ्रांसिस बेकन को एसेज के लिए, ठीक है। ये एक फ्रेंच ऑथर होते हैं जिनको कि फादर ऑफ एसेज बोला जाता है। किसको? मोंटेग्ने को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एसेज, ठीक है, फादर ऑफ एसेज। और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के क्षेत्र में किसको फादर बोला जाता है एसेज में? तो ये बोला जाता है फ्रांसिस बेकन को। और ये किससे इंस्पायर हुए रहते हैं? मोंटेग्ने से इन्फ्लुएंस हुए रहते हैं, ठीक है। मोंटेग्ने जो कि एक फ्रेंच ऑथर होते हैं, ठीक है। और फ्रांसिस बेकन का वर्क जो है एसेज का कलेक्शन पब्लिश होता है। कब कब होता है? तो इनका 3 बार पब्लिश होता है। किसका? फ्रांसिस बेकन का कितने बार होता है फ्रेंड्स? तो ये 3 बार होता है। 3 बार कब कब होता है? तो 3 बार इनका एक बार होता है आपका कब होता है? 1697 में, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट आगे अगर दिखता है तो हम डिटेल बता देंगे। पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है मॉल वाइट एंड विल विम्बल आर द कैरेक्टर क्रिएटेड बाई। अब इसमें बोल रहा है मॉल वाइट एंड विल विम्बल जो है वो कैरेक्टर है, वो किसका है? किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? तो वो जो क्रिएट किया गया है आपका जोसेफ एडिसन के द्वारा। किसके द्वारा क्रिएट किया गया है? जोसेफ एडिसन के द्वारा। और इसमें पूछ रहा है, अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसका आंसर तो आपको जोसेफ एडिसन ही हो गए। और डेनियल डीफो को देखते हैं। डेनियल डीफो कौन है? रॉबिन्सन क्रूसो के जो राइटर हैं वो हैं। रिचर्ड स्टील कौन है? रिचर्ड स्टील और आपके जो है जोसेफ एडिसन, इन दोनों का मिला करके एक स्पेक्टेटर क्लब आता है। कौन सा वर्क आता है? स्पेक्टेटर क्लब। किसके किसके द्वारा आता है? जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील के द्वारा। जोनाथन स्विफ्ट को अभी मैं आपको बताया टेल ऑफ द बैटल ऑफ द बुक और गुलिवर्स ट्रेवल, ये सब इन्हीं का है। नेक्स्ट चलते हैं। टू इविल इन मोरालिटी विथ विट एंड टेम्पर। देखिए ये फ्रेंड्स थोड़ा सा ना ये एक में मिला दिया है। टू इन लिव मोरालिटी विथ विट टेम्पर विथ मोरल। अब इसमें बोल रहा है टू इन लिव मोरालिटी विथ विट एंड टेम्पर, ठीक है। तो ये जो बोला गया है ये किस में बोला गया है? तो ये बोला गया है आपका स्पेक्टेटर क्लब में। किस में बोला गया है? स्पेक्टेटर क्लब में बोला गया है। क्या बोला गया है? ये तो क्लियर ही नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, रुकिए 1 मिनट, आप इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये किसका है? स्पेक्टेटर क्लब का है, ठीक है। और ये पिकविक पेपर किसका होता है? पिकविक पेपर। तो ये पिकविक पेपर जो है ना फ्रेंड्स, ये है आपका चार्ल्स डिकेंस का। क्या है? चार्ल्स डिकेंस का ये पहला नॉवेल माना जाता है। कौन सा? पिकविक पेपर, ठीक है। और गुलिवर्स ट्रेवल अभी बताई हूँ, जोनाथन स्विफ्ट का है। टेटलर किसका है? तो टेटलर जो होता है वो स्पेशली जो होता है टेटलर वो अकेले का लिखा हुआ होता है। अकेले का लिखा हुआ होता है। क्या होता है? द टेटलर। और ये पब्लिश कब से कब तक होता है? तो ये जो टेटलर पब्लिश होता है फ्रेंड्स, तो टेटलर आपका होता है 1709 से लेकर के 1711 तक। कब से कब तक? 1711 तक इसको पब्लिश किया जाता है। और ये इतना 3 दिन पब्लिश होता है, ये केवल 3 दिन पब्लिश होता है। और ये कब कब पब्लिश होता है? तो ये ट्यूसडे होता है, थर्सडे होता है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे,
3 दिन होता है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट चलते हैं और एक बात आप एक देख लीजिएगा, स्पेक्टेटर का कैरेक्टर थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पेक्टेटर का कैरेक्टर कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, तो इसमें एक होते हैं सर रॉजर डी कवर्ली, याद रखिएगा। इसमें होते हैं सर रॉजर डी कवर्ली, ये मेन होते हैं जो कि गांव से बहुत ज़्यादा इनको लगाव होता है सर रॉजर डी कवर्ली को। कैप्टन सेंट्री भी होते हैं, विल विम्बल होते हैं, हनी कॉम्ब होते हैं, विल विम्बल और हनी कॉम्ब होते हैं, ठीक है। मिस्टर स्पेक्टेटर भी होते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर स्पेक्टेटर क्लब के होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय शेरिडन। अब इसमें बोल रहा है कि शेरिडन का वर्क इसमें से कौन सा नहीं है। तो शेरिडन कौन है? रिचर्ड शेरिडन। तो रिचर्ड शेरिडन जो है, इनका जो वर्क होता है वो कौन कौन सा होता है? तो इनका जो वर्क है फ्रेंड्स वो है आपका राइवल्स है, स्कूल फॉर स्कैंडल है और एक द क्रिटिक भी है, ठीक है। ये तीनों का तीनों वर्क किसका है? रिचर्ड शेरिडन का। और जो राइवल्स होता है, जो राइवल्स है वो क्या है फ्रेंड्स? तो जो राइवल्स होता है ये इसका आंसर हो गया आपका, ठीक है। स्टूप टू कनक्वर, ये जो है ये इनका नहीं होता है, बल्कि ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ का है। किसका है? ओलिवर गोल्ड स्मिथ का। तो राइवल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, शेरिडन का जो वर्क्स है। तो जो राइवल्स होता है वो क्या होता है आपका 5 एक्ट का कॉमेडी रहता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोल सकते हैं इसको। और ये जानिएगा शेरिडन जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत लिखते थे, ठीक है। क्या लिखते थे? कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत सारा लिखते थे। ये एक 5 एक्ट का कॉमेडी होता है, इनका 5 एक्ट्स का कॉमेडी होता है। कौन सा? राइवल्स, ठीक है। और स्कूल फॉर स्कैंडल क्या है? तो जो इनका होता है स्कूल फॉर स्कैंडल जो होता है ये भी इनका कॉमेडी होता है। क्या होता है? ये भी इनका कॉमेडी होता है। और ये जो कॉमेडी होता है फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं? मतलब ये जो है कॉमेडी है, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स ना, ये सबसे ग्रेट माना जाता है। ग्रेट कॉमेडी ऑफ मैनर्स इनका है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स बहुत लिखते हैं और इसमें स्कूल फॉर स्कैंडल इनका ग्रेट माना जाता है, सबसे बड़ा इनका कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। और ये पब्लिश कब होता है? ये पब्लिश जो होता है आपका, ये आपका 1775 में ही हो जाता है, ठीक है। और ये कब होता है? ये वाला दूसरा वाला कब होता है? तो ये 1777 में होता है, ठीक है। 75 में राइवल्स, 1777 में स्कूल फॉर स्कैंडल। और क्रिटिक जो है ये इन्हीं का एक प्ले होता है जो कि सेटायर होता है, ठीक है, एक ट्रेजेडी होता है। ये क्रिटिक जो है इन्हीं का प्ले बोलिए या फिर एक वो बोलिए, प्ले बोलिए या फिर एक इनका ट्रेजेडी बोलिए, ठीक है। ट्रेजेडी होता है, एक सेटायर होता है। क्या होता है? द क्रिटिक। नेक्स्ट चलते हैं, इसका आंसर समझ में आ गया? स्कूल फॉर स्कैंडल, राइवल्स और क्रिटिक। और सी स्टूप टू कॉनकर किसका है? तो ये है इनका ओलिवर गोल्ड स्मिथ, जो कि इरिश राइटर होते हैं। इरिश राइटर जानते हैं, जो इरिश से बिलोंग करते हैं। और ये पब्लिश कब करते हैं? 1773 में, यानी 1773 में इसको पब्लिश करते हैं। बाकी ये तीनों का तीनों किसका है? रिचर्ड शेरिडन का। स्कूल फॉर स्कैंडल तो ग्रेट कॉमेडी ऑफ मैनर्स है और इसका नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है। राइवल्स आया हुआ क्वेश्चन है, राइवल्स और स्कूल फॉर स्कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अराबेला फॉर्मर इज करेक्टर इन अलेक्जेंडर पोप्स। अब अराबेला फॉर्मर को करेक्टर को आपको भूलना नहीं है, अराबेला फॉर्मर करेक्टर को भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये है आपकी रेप ऑफ द लॉक। ये क्या है? इनका हीरोइक कपलेट है, हीरोइक इपिक बोलिए या फिर कपलेट बोलिए। कपलेट के फॉर्म में लिखा हुआ एक इपिक है, महाकाव्य है। यानी जो अराबेला होती है उसका जो बाल कट जाता है, लॉक क्या होता है? जो लॉक ये होता है, जो चेहरे के जो साइड में जो बाल होता है उसी को क्या बोलते हैं? लॉक बोलते हैं। जो कर्ली हेयर्स होता है या फिर साइड में जो लड़कियां निकालती हैं बाल को, उसी को लॉक बोलते हैं। तो इसी का जो है रेप हो जाता है, यानी इसी को एक बैरन करके कैरेक्टर होता है जो कि काट लेता है, ठीक है, इसके बालों को काट लेता है। बस इसी पे पूरे का पूरा महाकाव्य लिखा गया है। अराबेला के लटों को जो काट लेता है उसी पे पूरा का पूरा जो है ये इपिक महाकाव्य जो है अलेक्जेंडर पोप लिख देते हैं, ठीक है। रेप ऑफ द लॉक, उसी में हीरोइन कौन होती है? अराबेला फॉर्मर होती है, ठीक है, अराबेला फॉर्मर। और इनका अदर देख लेते हैं क्या क्या है। तो इनका एक दिया है डंसियाड, ठीक है। डंसियाड भी किसका वर्क है? वो सारा का सारा वर्क इन्हीं का है, सारा वर्क इन्हीं का है। लेकिन अराबेला फॉर्मर जो कैरेक्टर वो रेप ऑफ द लॉक की है। और डंसियाड क्या होता है? तो डंसियाड इनका एक वर्क है,
ठीक है। एक ऐसे होता है, ये पब्लिश कब होता है, डंसियार्ड, ये पब्लिश होता है इनका 1728 में। ठीक है। एसे ऑन द मैन क्या है, एसे ऑन द मैन इनका एक वो है, एसे ऑन द मैन, ये भी इनका एक क्रिटिकल फॉर्म है। क्या है, ये भी इनका क्रिटिकल फॉर्म है। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये भी इनका क्रिटिकल वर्क है। ठीक है, ये भी इनका क्रिटिकल वर्क है। और एक चीज़ आप ये जान लीजिएगा, थोड़ा सा देखते हैं, 1700 जो है 1711 में एसे ऑन क्रिटिसिज्म को पब्लिश करते हैं, और 1712 में किसको करते हैं, रेप ऑफ द लॉग को। और उस टाइम पे जब 1712 में पब्लिश करते हैं, उस टाइम पे ये कितने कैंटोस का होता है, तो ये 2 कैंटोस का, 2 कैंटोस होते हैं। ठीक है। और 1714 में दोबारा पब्लिश करते हैं, उस टाइम पे 5 कैंटोस में पब्लिश करते हैं। कितने कैंटोस में, 5 कैंटोस में। और एसे ऑन द मैन कब आता है, तो एसे ऑन द मैन इनका जो आता है वो आता है 1733 में। कब आता है फ्रेंड्स, 1733 में आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं। होरेस वॉलपोल एंड एन रेडक्लिफ आर नोन एज द ऑथर ऑफ, यानी अब इसमें बोल रहा है कि होरेस वॉलपोल हैं और एन रेडक्लिफ हैं, वो किस चीज़ के लिए जानी जाती हैं। तो ये दोनों के दोनों लोग जो जाने जाते हैं वो गोथिक नावल के लिए। गोथिक नावल क्या होता है, गोथिक नावल वो होता है जिसमें कि पुराना कोई वो दिखाया गया हो, जैसे पुराना कोई किला उला दिखाया गया हो, कोई जंगल वैसा दिखाया गया जो भूतिया हो। ठीक है, तो ये होता है आपका, क्या होता है, गोथिक नावल होता है, जिसमें हॉरर चीज़ें, भूतिया चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, होरेस वॉलपोल से जुड़ा हुआ है। मतलब माने जाते हैं गोथिक नॉवेल्स को होरेस वॉलपोल से जोड़ा जाता है, और रेडक्लिफ को, यानी ये दोनों लोग किसके लिए जाने जाते हैं, गोथिक नॉवेल के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, गोथिक नॉवेल के लिए। और ये जो होरेस वॉलपोल का एक वर्क है कैसल ऑफ ओटेंटो, क्या है, कैसल ऑफ ओटेंटो, ये जो पब्लिश होता है कैसल ऑफ ओटेंटो, ये पब्लिश होता है इनका उसी टाइम पे पब्लिश होता है, लगभग 1765 के आसपास, 1765 के समय। ठीक है। और ये जो होता है ये गोथिक नॉवेल जो कैसल ऑफ ओटेंटो जो है, ये एग्जाम्पल है, क्या है, एक एग्जाम्पल है। ठीक है। और अदर देख लेते हैं। इपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है, इपिस्टोलरी नॉवेल वो होता है जिसमें कि कोई डायरी हो या ऐसे हो, आदमी लिखता जा रहा है और इसको क्या करेगा, बाद में बुक के फॉर्म में पब्लिश कर देगा। डायरी क्या होती है, डायरी आदमी डेली लिखते हैं या फिर हर घंटे पे लिखते हैं, कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं, या फिर उसको महीने महीने में लिखते हैं, हफ्ते हफ्ते में लिखते हैं। तो इसको क्या करते हैं, बाद में फिर बुक फॉर्म में पब्लिश करा देते हैं। या फिर कोई एसेज हम पब्लिश करते जा रहे हैं, लगभग 10-12 एसेज हो गए हैं, तो उसको बुक के फॉर्म में पब्लिश कर देते हैं। ये होता है आपका एपिस्टोलरी नॉवेल। ठीक है। और इसमें और कोई ऑप्शन तो देखने जैसा नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, कैसल ऑफ ओटेंटो जो है 1765 में आया है, किसका है, होरेस वॉलपोल का, जो कि क्या बताता है, गोथिक नॉवेल को बताता है। एन रेडक्लिफ जो है, इनका भी एक वर्क है, एन रेडक्लिफ। ठीक है। मिस्ट्रीज ऑफ अडोल्फो, ठीक है, यूडोल्फो, मिस्ट्री ऑफ यूडोल्फो एंड इटालियन, ये दोनों जो वर्क है ये भी इनका बेस्ट एग्जाम्पल है, किसका, गोथिक नॉवेल का। तो आप बॉक्स भी देख लिया करिए जितना हम दिखाते हैं, बाकी पूरा का पूरा बताना तो पॉसिबल नहीं होता है, निचोड़ आपको कंक्लूजन बता देते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय मिस फैनी बर्ने। मिस फैनी बर्ने या फ्रांसिस बर्ने जो है, इनका नाम है, क्या नाम है, फैनी बर्ने या फिर फ्रांसिस बर्ने या फिर फैनी बर्ने। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि जो कौन सा वर्क है जो कि इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो एवेलिना भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, सेसिलिया भी लिखा गया है, कैमिला भी लिखा गया है। ये अदर जो तीनों हैं ये सब के सब इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है। और बच कौन सा रहा है, रसेलस बच रहा है। कौन सा बच रहा है, रसेलस बच रहा है। तो रसेलस जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसका जो दूसरा नाम है हिस्ट्री ऑफ द रसेलस है, या फिर इसको रसेलस भी बोलते हैं। किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है आपका डॉक्टर जॉनसन के द्वारा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या फिर डॉक्टर जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। ठीक है। और अदर ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। इवलिना भी एक क्या है, एक वर्क है इनका,
ठीक है, एक नॉवेल है एवेलिना बी फैनी बर्ने का, और ये नेट में ज़्यादातर पूछा जाता है फैनी बर्ने के बारे में। ठीक है, और इसका जो पूरा नाम अगर देखेंगे एवेलिना का, तो इनका पूरा नाम जो है यहाँ तो मेंशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ द लेडीज़ यंग लेडीज़ इंट्रेंस्ड इनटू द वर्ल्ड। क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द लेडीज़ यंग लेडीज़ इंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। ठीक है, इसका पूरा नाम है एवेलिना का। ठीक है, और सेसिलिया क्या है? ये भी एक नॉवेल है इनका। किसका है? ये भी एक फैनी बॉर्ने का नॉवेल है, सेसिलिया एक नॉवेल है। ठीक है, कैमिला क्या है? तो कैमिला भी इन्हीं का एक नॉवेल है, जिसमें कि एक पिक्चर को बताया जाता है, यूथ को, एक यूथ पिक्चर को बताया जाता है। ठीक है, ये भी इन्हीं का वर्क है, कैमिला भी। ठीक है, ये तीनों का तीनों इन्हीं का वर्क है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। रसेलस किसका है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी। अब ये बताइए पास्टोरल एलिजी क्या होती है? तो पास्टोरल एलिजी क्या है फ्रेंड्स? तो पास्टोरल एलिजी वही होती है जिसमें कि एक गड़ेड़िया जो है वो एक गांव का आदमी जो गड़ेड़िया है, जो कि भेड़ वेड़ चढ़ाता है, वो विलाप करता है अपने किसी फ्रेंड के जाने के बाद या फिर लवर के जाने के बाद, कोई डियर फ्रेंड्स के जाने के, लॉस के, मृत्यु के ऊपर ये विलाप करता है। तो ये जो है पास्टोरल एलिजी पूछा गया है कि ये किसका है। तो पास्टोरल एलिजी, पास्टोरल इपिक बोल सकते हैं, इज नॉट अ पास्टोरल एलिजी। अच्छा हाँ, नॉट पूछा है फ्रेंड्स, नॉट। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा। ये तो मॉक हीरोइक इपिक है। ठीक है, ये क्या है? मॉक हीरोइक इपिक। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पोप का रेप ऑफ द लॉक। ये क्या है आपका? मॉक हीरोइक इपिक है। हम नॉट को ध्यान नहीं किए हैं, कंसीडर नहीं कर पाए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मॉक हीरोइक इपिक। ठीक है, मॉक हीरोइक इपिक। और ये मिल्टन का लिसिडस क्या है? आप एक बार देख लीजिएगा डिटेल में। मिल्टन का लिसिडस है किंग एडवर्ड जो इनके फ्रेंड हैं उस पर विलाप करते हैं, जो कि 1637 में लिखते हैं, 38 में पब्लिश कर देते हैं। शैली का क्या है? एडोनिस, जो कि किड्स पर होते हैं, किड्स पर विलाप है, किड्स की डेथ पर विलाप है। और ये पब्लिश कब होता है? तो जब इनकी मृत्यु होती है 1821 में। किसकी? जॉन किड्स की जब मृत्यु होती है उसी टाइम पर इसको एडोनिस को विलाप लिखते हैं। मतलब कौन लिखते हैं? शैली लिखते हैं। शैली की मृत्यु भी 1 साल बाद हो जाती है, 22 में हो जाती है। और ये थैरेसिस क्या है? मैथ्यू आर्नल्ड का जो थैरेसिस है वो भी इनका क्या है? थैरेसिस भी इनका एक वर्क है, जो कि इपिक है इनका, क्या बोलते हैं, एलिजी है इनका। ये भी विलाप करते हैं। क्या? ये भी क्या करते हैं? विलाप करते हैं। थैरेसिस भी जो इनके जो फ्रेंड होते हैं उनके ऊपर विलाप करते हैं, थैरेसिस। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इपिस्टोलरी नॉवेल। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा है एक जो कि इपिस्टोलरी नॉवेल है। ठीक है, कौन सा एक है जो कि इनका एक इपिस्टोलरी नॉवेल। इपिस्टोलरी नॉवेल क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो इपिस्टोलरी नॉवेल वो होता है जिसमें कि कोई डॉक्यूमेंट्री वर्क होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होता है, उसी को बोलते हैं एपिस्टोलरी नॉवेल। तो इसमें क्या है? पामेला और गिल ब्लास है। ठीक है, चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए, तीसरा ऑप्शन भी देख लीजिए आप, क्या है? हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स है और मॉल फ्लैंडर्स है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा वर्क है जो कि एपिस्टोलरी के फॉर्म में है। तो एपिस्टोलरी के फॉर्म में है इनका पामेला वर्चू रिवार्डेड, वायस पनिश्ड वर्चू रिवार्डेड, यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की हार होती है। ठीक है, गलत को क्या किया जाता है? गलत को पनिश किया जाता है, और सही को क्या किया जाता है? प्रेज किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है। ठीक है, और ये जो पामेला जो वर्क है इसमें क्या होता है? ये एवरीडे लाइफ का एक वो होता है, डिटेल होता है। ठीक है, जो एवरीडे लाइफ होता है, डेली का डेली जो होता है उसके बारे में बताया जाता है। ये एक जनरल होता है, लेटर्स के फॉर्म में होता है। और ये लिखा किसके द्वारा जाता है? ये सैमुअल रिचर्डसन के द्वारा लिखा जाता है। पामेला वर्क जो है किसके द्वारा लिखा गया है? पामेला वर्क जो है रिचर्डसन के द्वारा लिखा गया है। कौन से रिचर्डसन? सैमुअल रिचर्डसन। और इसी के रिएक्शन में एक वर्क आता है, क्या आता है? जोसेफ एडिसन।
इसी के रिएक्शन में एक अगेंस्ट में एक वर्क आता है जोसेफ एडिसन करके, वो क्या होता है, सेटायर होता है। इसी का एक कैरेक्टर होता है, पामेला का एक कैरेक्टर होता है जिसका सेटायर किया जाता है किसमें, जोसेफ एडिसन में। ये अभी आपको आगे मिलेगा तो बताएंगे। और ये जो है इपिस्टोलरी नॉवेल है। क्या है, इपिस्टोलरी, यानी डायरी के फॉर्म में है, जनरल्स होता है, ठीक है, लेटर के फॉर्म में हो या जनरल्स के फॉर्म में हो, और ये बेसिकली जो है लेटर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। गिल ब्लास क्या है, एक बार ये भी देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन दे दिया है गिल ब्लास। तो गिल ब्लास जो है ये भी एक फ्रेंच ऑथर होते हैं, ठीक है। ये भी एक फ्रेंच ऑथर होते हैं, उनका एक नॉवेल होता है, फ्रेंच ऑथर का एक नॉवेल होता है, ठीक है, गिल ब्लास। और फ्रेंच ऑथर जो है, थोड़ा सा नाम इनका वो होता है, एलेन रेने करके, एलेन रेने लेसेज करके हैं, एलेन ठीक है, रेने एसेज करके हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा प्रोनाउंस करना मेरे लिए टफ है, स्पेलिंग तो याद है लेकिन प्रोनाउंस होना थोड़ा सा टफ है, तो आप देख लीजिएगा। और दूसरा है हाउस ऑफ सेवन गेबल्स। हाउस ऑफ सेवन गेबल्स जो है ये एक अमेरिकन ऑथर हैं जो कि जिनका नाम है नथेनियल हॉथर्न। नथेनियल हॉथर्न, ये जो राइटर होते हैं नथेनियल हॉथर्न जो होते हैं, उन्हीं का एक वर्क है आपका, ठीक है, द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, ठीक। मॉल फ्लैंडर्स किसका है, तो मॉल फ्लैंडर्स उनका है, क्या नाम है, क्या नाम है मॉल फ्लैंडर्स, राइटर जो है रॉबिन्सन क्रूसो के जो राइटर हैं डेनियल डिफो का वर्क है मॉल फ्लैंडर्स और रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इलियाड वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई, यानी इलियाड जो है वो ट्रांसलेट किया गया था फर्स्ट किस राइटर के द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। पोप क्या करते हैं, पहले ट्रांसलेट ही करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं वर्क्स का, ठीक है। इलियाड और ओडिसी, इलियाड और ओडिसी ये जो किसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है, तो ये किया गया है पोप के द्वारा। और ये इलियाड जो वर्क होता है ये किसका वर्क है, ये होमर का है। और ये जो इलियाड होता है वो ट्रोजन वॉर पे डिपेंड होता है, ठीक है। इलियाड जो है ये ट्रोजन वॉर पे, ट्रोजन वॉर क्या है, वही जो 10 साल तक चलता है वार, ट्रोजन वॉर। हेलेना जो होती है जिसको कि लेकर के एक वो भाग जाता है, और क्या होता है कि किले के बाहर ट्रोजन वार शुरू हो जाता है। किले के बाहर 10 साल तक वो लोग वेट करते हैं कि किले से बाहर जब भी आएगा यहाँ का किंग उसको मार दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हेलेना को जो है लेके भाग गया होता है, जिस वजह से यहाँ पर ट्रोजन वार शुरू हो जाता है। उसी पे है तुम्हारा आपका है इलियाड है, इलियाड वर्क उसी पे है। और ओडिसी भी एक वर्क है किसका है, होमर का। लेकिन ये ट्रांसलेट किसको करते हैं, पोप करते हैं। किसको ट्रांसलेट करते हैं, इलियाड को करते हैं, ना कि ओडिसी को। इलियाड को कौन ट्रांसलेट करते हैं, पोप करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इलियाड की स्टोरी ट्रोजन वार पे है, तो 10 साल लड़ा गया है ट्रोजन वार, ठीक है, उसी पे है। और जॉन किंग ये कौन है, ड्राइडन को बताए ही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ खास नहीं है इसमें। पीरियड बिटवीन 1700 से लेकर के 1745 इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड। अभी इसके पहले वाला जो पीरियड हमारा चल रहा था, इसके पहले वाला जो चल रहा था पीरियड, वो किसका था, तो वो ड्राइडन का था। और अभी ये जो चल रहा है ये कौन सा है, पीरियड ऑगस्टन एज है, ठीक है। कौन सा है, ऑगस्टन एज, ठीक है। क्या है, ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज कब से कब तक, 1700 से लेकर के 1745, ठीक है। इसके पहले वाला जो एज हम लोग पढ़े थे। तो आगे चलते हैं। और ये रेस्टोरेशन एज कब से कब तक है, तो रेस्टोरेशन एज आपका है 1660 से लेकर के 1660 से लेकर के आपका है 1688 तक, 88 तक माना जाता है। उसके बाद कौन आता है, तो इनकी जो बेटी होती है, जेम्स सेकंड की बेटी आती है, मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका कैरोलाइन एज कब है, ये चार्ल्स फर्स्ट का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। चार्ल्स फर्स्ट का टाइम पीरियड होता है, ठीक है। ये कब से कब तक होता है, थोड़ा सा क्लियर देख लेते हैं, खाच पाच हो गया है। रेस्टोरेशन पीरियड कब से कब तक है, 1660 से लेकर के 1688 तक रहता है, ठीक है। ऑगस्टन एज 1700 से लेकर के 1745 तक रहता है,
ठीक है। और कैरोलाइन एज कब से कब तक रहता है? 1625 में जो है चार्ल्स फर्स्ट आता है और 1649 में उसका एसेसिनेशन हो जाता है। एज ऑफ जॉनसन कब रहता है? तो ये 45 तक, ठीक है। एज ऑफ जॉनसन कब होता है? तो इसको भी बोला जाता है कि 1750 से लेकर के 98 तक, 1798 जब रोमांटिक एज आता है तब तक ये चलता रहता है, ठीक है। कौन सा? आपका एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका हु एक्सप्रेस्ड द कॉमन जजमेंट ऑफ whom when he says I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great impression upon me is the play of Shakespeare। यानी इसमें बोला जाता है एक कॉमन जजमेंट है। क्या जजमेंट है? कि अभी तक मुझे याद नहीं है कि अभी तक कोई बुक ऐसा हो या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो कि मुझे इतना इम्प्रेस किया हो जितना कि शेक्सपियर का वर्क किया हो, यानी शेक्सपियर का प्लेस किया हो। तो ये कौन बोलता है? तो ये बोलते हैं गोथे। गोथे क्या बोलते हैं कि आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक पर्सन और इवेंट इन माई लाइफ, यानी कोई बुक या पर्सन या इवेंट इन माई लाइफ मेड सो ग्रेट इम्प्रेशन, इतना ज़्यादा इम्प्रेशन अपॉन मी, मेरे ऊपर, द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, जितना कि शेक्सपियर का प्लेस किया है। जितना शेक्सपियर का प्लेस किया है उतना ना कोई इवेंट, ना कोई पर्सन, ना कोई बुक मेरे पे उतना इम्प्रेस नहीं किया है हमको। वो कौन बोलते हैं? वो गोथे बोलते हैं, ठीक है। और ये दाते कौन है? दाते या डेंटे बोलिए। तो दाते भी जो होते हैं ये भी एक क्लासिकल ऑथर हैं। क्या है? क्लासिकल ऑथर है। ये कॉमेडी, इनका एक कॉमेडी है डांटेज इन्फर्नो डिवाइन कॉमेडी है इनका एक। डांटेज इन्फर्नो एक डिवाइन कॉमेडी है। ये जो है आपके इटालियन ऑथर हैं। क्या है? इटालियन ऑथर हैं दाते, ठीक है। क्लासिकल ऑथर है। क्लासिकल ऑथर्स को फॉलो किया गया है, ठीक है। कीट्स कौन है? तो कीट्स को आप जानते ही हैं। जॉन कीट्स जो रोमांटिक एज के यंगर जनरेशन के जो ऑथर होते हैं, जो कि ओट्स का सीरियल लिखते हैं, बहुत सीरीज़ लिखते हैं। और जॉन कीट्स को जो है सेंसुअस पोएट भी बोला जाता है। वर्ड्सवर्थ भी उसी टाइम पीरियड के हैं, लेकिन ये फर्स्ट जनरेशन के हैं, ये सीनियर होते हैं, ये इनके जूनियर होते हैं, ठीक है। इनका 26 साल, मोटा 26 साल में इनका डेथ हो जाता है। किसका? कीट्स का। लेकिन इनका तो पोएट लॉरिएट रहते हैं, ये तो अच्छा खासा चले हैं, ठीक है। ये 80 ईयर्स तक चले हैं। कौन? वर्ड्सवर्थ। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर का क्वेश्चन है क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। ग्रेट लॉर्ड ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट आर्टिकुलेटेड द ह्यूमन कंडीशन सजेस्ट इन द एबव लाइन्स। यानी इसमें बोला जा रहा है क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल, ग्रेट लॉर्ड ऑल थिंग्स येट अ प्रे टू ऑल। ये जो बोला गया है फ्रेंड्स, क्रिएटेड हाफ टू राइज, क्रिएटेड हाफ टू फॉल, इसमें जो है बोला जाता है कि जो भगवान है क्रिएट किए हैं आधा गिरने के लिए आधा उठने के लिए, ठीक है। ये किसके द्वारा बोला गया है? तो ये जो बोला गया है एक वर्क होता है, ये जो बोला गया है एक स्टेटमेंट है, ठीक है। पोप्स का स्टेटमेंट है, ठीक है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। मैंस स्टेट इन द वर्ल्ड, ये जो इनका पैराडॉक्सिकल एक वर्क है उसी में बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? क्रिएटेड हाफ टू राइज, यानी आधा उठने के लिए आधा गिरने के लिए, ग्रेट लॉर्ड ऑल थिंग्स येट प्रे टू ऑल। ये इसमें क्या बताते हैं? मैन स्टेट इन द वर्ल्ड इज पैराडॉक्सिकल। ये किसका है? ये पोप का होता है, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप का। तो चलिए आज का हम टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत थोड़ा सा लेंदी हो चुका है, ठीक है। क्रिएटेड हाफ टू राइज, क्रिएटेड हाफ टू फॉल, ये ठीक है। अब कल से हमारा क्या रहेगा? अगला लेक्चर जो रहेगा रोमांटिक एज पे रहेगा। रोमांटिक एज कब से कब तक है? तो ये है आपका 1798 जब लिरिकल बैलेट पब्लिश होता है, और ये तब से लेकर के आपका 1837 विक्टोरियन एज आने तक, क्वीन विक्टोरिया के आने तक का पीरियड होता है, ठीक है। तो चलिए आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।